व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है हमारे पास TVS की RTX 300 और इस बाइक के 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। रिसेंटली इसके ओनर ने इससे लद्दाख ट्रिप भी करी है। तो कोई भी बाइक जब लद्दाख जाती है तो उसकी अच्छे से टेस्टिंग हो जाती है। तो लद्दाख ट्रिप पे ओनर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और क्या प्रोज एंड कॉन्स ऐसे ट्रिप पे वहाँ पे निकल के आए इस बाइक के, वो सारी चीज़ें आज इसके ओनर से हम जानेंगे। तो इसके ओनर को आप बुलाते हैं। तो ये है निखिल भाई जिनकी ये बाइक है। तो निखिल भाई सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने ये बाइक कब ली थी? मैंने ये बाइक मार्च के सेकेंड वीक के अराउंड ली थी। ओके, और अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई तक आपने काफ़ी सारे ट्रिप्स मार दिए हैं। तो एक एक करके एक बार बताओ ऑडियंस को कि कौन कौन सी ट्रिप आपने करी है इस पे अब तक। तो सबसे पहला जो मेरा ट्रिप था वो आगरा का एक राउंड ट्रिप था, ताकि मेरी पहली सर्विस कंप्लीट हो पाए और किलोमीटर्स हो जाए। उसके बाद जैसे ही ये पहली सर्विस हो गई, 850 किलोमीटर हो गए, उसके बाद मैंने ओमकारेश्वर, दिल्ली टू ओमकारेश्वर का ट्रिप बनाया और मैं वापस आया वहाँ से। अच्छा। और लगभग उत्तराखंड के गढ़वाल पौड़ी तक मैं होकर के आया इस बाइक से। फिर उसके बाद आने के बाद दिल्ली आने के बाद फिर इसको लद्दाख, जैसे कि हर बाइकर का सपना होता है, तो इसको लेकर के लद्दाख गए और इसी में ही आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर पूरे हो गए। तो लद्दाख की ये ट्रिप थी जो आपकी लास्ट ट्रिप, ये कितने दिन की थी? मैंने जो टोटल लद्दाख किया वो 12 दिन में आना और जाना कंप्लीट कर लिया। अच्छा, और लगभग कितने किलोमीटर की राउंड ट्रिप थी ये लगभग 3,100 किलोमीटर के आसपास, जो ओडोमीटर पे मैंने चेक किया वो लगभग 3,100 किलोमीटर के आसपास राउंड ट्रिप हो गई। तो लद्दाख में भाई कौन कौन से माउंटेन पासेस पे आप गए थे? जो सबसे पॉपुलर माउंटेन पासेस थे, जो हायर पासेस थे, सबसे पहले जो पड़ा वो था शिंकुला के बाद हम लोग खारदुंगला भी गए, उमलिंगला, जो कि सभी बाइकर का सपना होता है, 19,084 फीट की ऊंचाइयों तक, 19,084 फीट की हाइट तक हम गए। और उसके बाद हम जब वापस आ रहे थे तो हमने 12 लाशला पास भी क्रॉस किया। ये कुछ पॉपुलर पासेस थे, इनके साथ साथ और भी कुछ छोटे मोटे पासेस पड़ते रहे। अरे भाई इसको भी आनी है वीडियो में। तो जो हाईएस्ट माउंटेन पास पे जो आप गए थे, उमलिंगला पास, वो जो कि 19,000 फीट के आसपास है, तो वहाँ पे बाइक ने कैसा परफॉर्म किया? क्या वहाँ पे पावर की कमी आपको फील हुई इसके अंदर? जो पावर लैग जैसे हर इंजन में या हर बाइक में, यहाँ तक कि इंसान जो है उनको भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बाइक ने कैसा वहाँ पे परफॉर्म किया? तो क्योंकि वो बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे है, तो थोड़ा सा पावर थोड़ी कम फील होती है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप बहुत मुश्किल गियर में ही जाएंगे और फर्स्ट और सेकंड गियर में ही आपको चलानी पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा आपको कम पावर फील होगी। जहाँ तक बात है अदर पासेस की, जैसे शिंकुला हो गया, खारदुंगला हो गया, वहाँ ऐसी परेशानी नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन जो उमलिंगला है, जब 19,000 की एल्टीट्यूड पहुँचे तब थोड़ा सा कम पावर फील होने लगी और फर्स्ट और सेकंड गियर में ही बाइक चलानी पड़ी। तो लद्दाख क्योंकि भाई लैंड ऑफ हाई पासेस है और आपने माउंटेन पासेस ऑलरेडी किए हैं, तो वहाँ पे बर्फ़ ज़रूर मिली होगी आपको। बिल्कुल, वहाँ पे जितने भी हायर पासेस थे वहाँ पे बर्फ़ तो थी। उसके साथ साथ थैंकफुली हमारे साथ हम लकी रहे कि हमको ब्लैक आइस नहीं मिली। टेम्परेचर जो था बिल्कुल सही, -5 से -10 डिग्री सेल्सियस रहा, तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड रही। तो वेट कंडीशंस में वहाँ पे जहाँ पानी था, तो वहाँ पे टायर्स की, जैसे मैंने फीडबैक में काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि जो वेट कंडीशंस में जो पिछला टायर है उसकी थोड़ी सी ग्रिप वहाँ पे कम फील होती है। मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ। मतलब जो जहाँ पानी था या बर्फ़ थी वहाँ पे मेरे को इस टायर से रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं लगी। हाँ, लेकिन जब ये टेरेन चेंज होते हैं, जैसे सैंड टेरेन्स हो गया या फिर कुछ पत्थर वत्थर जैसी जगह अगर आ गई, तो वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस मेरे को फील हुए, जिसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। अच्छा, तो उन्हीं माउंटेन पासेस से जब वापस मतलब नीचे की तरफ हम उतरते हैं तो ब्लैक आइस तो आपको नहीं मिली, लेकिन जो वेट कंडीशंस है, जो पानी वहाँ से जा रहा था बर्फ़ वाला नीचे उतरते टाइम, उस टाइम पे बाइक कैसा फील हो रही थी? ब्रेकिंग कैसी वहाँ पे यूज़ हो रही थी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। जो टायर है, टायर का जो कांटेक्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है ऑन द रोड, बीइंग ऑन अ वेट कंडीशंस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके जो रियर ब्रेक्स हैं, रियर ब्रेक्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो TVS ने बनाया है, आगे का जो ब्रेक है अमेजिंग बाइट प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पीछे के जो ब्रेक्स हैं उस पर अभी भी कुछ ना कुछ TVS को काम करना पड़ेगा। इन केस अगर आप आफ्टर मार्केट उसको चेंज करा सकते हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। और जो लद्दाख करने के बाद जो सबसे पहली जो चीज़ मेरे मन में आई कि मैं इसमें
इतना सारा कुछ करने के बाद अगर जो मैं पहला कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा, दैट विल बी अ रियल ब्रेक चेंज। भाई जब लद्दाख जैसी जगह जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ठंड होती है, तो दिन में तो बाइक नॉर्मल परफॉर्म करती है, लेकिन सुबह जब उठते हैं, जब बाइक को पहली बार स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी बाइक्स में प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। इस बाइक ने स्ट्रगल किया था स्टार्ट होने में, कोल्ड स्टार्ट होने में सुबह। कुल लगभग मैंने 12 दिन बिताए इस पूरे लद्दाख के जर्नी में, और 12 दिन में जितनी बार मैंने बाइक को स्टार्ट किया, सिर्फ एक सेल्फ स्टार्ट दबाया और बाइक ऑन हो गई कोल्ड स्टार्ट में। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिंगल स्टार्ट में बाइक ऑन नहीं हुई और या कोल्ड स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही। बट हाँ, ये हमने इंश्योर किया कि कोल्ड स्टार्ट किया है तो एटलीस्ट 1 मिनट इंजन को हीटिंग का या प्रॉपर इंटरनल मशीनरीज को लुब्रिकेशन का टाइम दें, और उसके बाद हमने अपनी राइड को शुरू किया जब भी किया। तो माउंटेन पासेस पे जब बाइक चढ़ रही होती है उस टाइम पे इंजन टेम्परेचर, क्योंकि बाइक की पूरी जान लगती है और पहले दूसरे गियर में आप बता रहे हो कि बाइक को आपने रखा था, बिल्कुल। तो इंजन टेम्परेचर वहाँ पे राइज हो रहा था या जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही था? इंजन टेम्परेचर ओवर हीटिंग जैसा कोई इशू नहीं आया, मतलब रेडिएटर फैन को ऑन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जितना इंजन गर्म हो रहा था उसके टेम्परेचर, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, वो उसको सपोर्ट करके इंजन की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस में चल रहा था। तो ऐसा कोई इशू नहीं आया कि इंजन ओवर हीट हो रहा हो या फिर चढ़ाई पे, मतलब पहले दूसरे गियर में हाई आरपीएम पे जब चढ़ रहे हैं तब भी? हाई आरपीएम पे आप चल रहे हो और वो भी 3-4 घंटे भी चला रहे हो, पहले दूसरे तीसरे गियर में भी चला रहे हो, तो भी कोई ऐसा इशू नहीं आया मेरी बाइक के साथ। एटलीस्ट मैं अपनी बाइक का कह सकता हूँ कि मेरी बाइक के साथ ऐसा कोई इशू नहीं आया कि यहाँ ओवर हीट की कोई वार्निंग आई हो, कूलेंट टेम्परेचर हाई हो गया हो, ऐसा सच कुछ, या फिर मेरे पैरों के पास इंजन ओवर हीट कर रहा, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कहीं पे वाटर क्रॉसिंग वगैरह डेफिनेटली आपको मिली होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो वाटर क्रॉसिंग कहाँ पे थी और कैसी कैसी थी? तो वैसे तो बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग मिली, लेकिन जो चीज़ मुझे एक्सट्रीम वाली जो मिली, कुछ तो ज़ांस्कार वैली में मिली और दूसरा नुब्रा में भी, जब हम उमलिंगला से वापस आ रहे थे तब मिली। तो ज़ांस्कार वैली में जो मेरी बाइक जहाँ फंस गई, बेसिकली मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो वहाँ जो पानी था वो साइलेंसर के ऑल्दो नीचे ही था, लेकिन स्टिल पत्थर बहुत बड़े थे। जैसे आप नदियों में पत्थर देखते हो गोल टाइप के बड़े से, तो टायर के नीचे जो पानी में आपको बिल्कुल दिखते नहीं है? बिल्कुल नहीं दिखते। और मेरी बाइक अंदर गई और मतलब आगे मूव नहीं कर पाई और वहीं अटक गई। और उसके साथ साथ जो मेरी इंजन की बैश प्लेट थी, थैंकफुली जाने से पहले ये सारी चीज़ मैंने कवर कर ली थी, तो मेरी बैश प्लेट की जो वेल्डिंग थी वो खुल गई, क्योंकि डायरेक्ट लगने से नीचे लगने से, और जो नीचे पत्थर था वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। तो थैंकफुली मेरा इंजन सेफ रहा। और तो ये तो आपने ये बैश प्लेट लगवाई हुई थी, वरना डैमेज के चांस हो सकते थे, ज़्यादा चांस इंजन पे डायरेक्टली हिट होता वो। और लद्दाख जब जाते हैं तो टफ टेरेन है और काफ़ी जगह ऑफ रोडिंग आती है, काफ़ी जगह टफ सिचुएशन आती है, तो बाइक अक्सर ऐसा होता है कि बाइक नॉर्मली 1-2 बार ट्रिप पे गिर जाती है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है माउंटेन में जब मैं जाता हूँ। तो लद्दाख ट्रिप पे क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाइक गिरी हो या उसकी वजह से अनबैलेंस कहीं पे हुई हो? सो लकीली मेरे साथ पूरी लद्दाख ट्रिप में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि बाइक गिरी हो, बट हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा, बाइक एक जगह डिसबैलेंस होकर के लीन हुई ड्यू टू ऑफ रोड टेरेंस। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेवल टाइप के पत्थर थे। ऑल थैंक्स टू माय पार्टनर जो हमारे साथ राइड कर रहे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। एक तरफ लीन हो गई और उन्होंने सपोर्ट दिया जिससे मैं वापस उठा सकूँ इसको बिना बाइक को गिराए। सो एक्चुअली क्या है, ये बाइक ऑलरेडी 180 kgs की है, प्लस आप जब इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप बहुत सारे एक्सेसरीज और लगेज अपना कैरी कर रहे हो, तब इस बाइक का वेट 200 kg से भी ज़्यादा हो जाता है। ऑल्दो लीन होने के बाद भी वो मेरे पैर आराम से ज़मीन पे लग रहे थे, बट स्टिल मैं उसको वेट मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि वो ज़्यादा लीन हो गई थी। तो वेट की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, अगर बाइक गिरने लगे तो फिर आपको उस टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सो दिस इज नॉट एन हाइट इशू, दिस इज मोर ऑफ अ वेट इशू। तो क्योंकि वेट ज़्यादा है, बाइक अच्छी खासी बड़ी है, तो इसके वेट की वजह से कॉर्नरिंग के टाइम पे कभी कोई प्रॉब्लम आती है? क्योंकि लद्दाख में या फिर पहाड़ों में शार्प टर्न्स आते हैं और हेयर पिन बेंड्स आते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होता है या फिर ठीक परफॉर्म कर रही है बाइक? तो जिस हिसाब से ये बाइक बनी हुई है, अगर मैंने और भी स्पोर्ट्स बाइक ओन किया है, तो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक की तरह इसको लीन करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई थिंक यू आर रॉन्ग यार, आपको इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। बट हाँ, जितनी बल्कि ये बाइक बनी है उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे देती है। आपको इजीली लीन कर पाएंगे, कॉर्नरिंग करना बहुत आसान हो जाता है।
मैं ये नहीं कहूँगा दिस इज कंपेयर्ड, मतलब एडवेंचर बाइक के हिसाब से बात करेंगे तो बिल्कुल एडवेंचर बाइक के हिसाब से बात करेंगे तो लीन करना इट्स वेरी गुड, बट हाँ कि ऐसा कुछ हो कि ये ट्रैक्शन छोड़ रही है या फिर आपको स्लिप कर रही है, तो ऐसे मेरे को प्रॉब्लम फेस नहीं है। अब भाई सस्पेंशन की बात करते हैं, तो और जगह तो आपने सस्पेंशन ट्राई करे हैं, बट लद्दाख में जहाँ पे ख़राब रास्ते आए या ऑफ रोड आया, वहाँ पे सस्पेंशन ने कैसा परफॉर्म किया? वही मैं इस चीज़ पे टीवीएस की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि जो कमाल टीवीएस ने किया है ना, मैंने KTM एडवेंचर 390 भी चलाई है, फिर भी मुझे उतना कंफर्ट फील नहीं हुआ जितना इस एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ फील। 390 एडवेंचर कहाँ, इस ट्रिप पे चलाई या फिर? नहीं नॉर्मल सिटी राइड पे। अब भाई दिल्ली की रोड्स भी तो अब गड्ढों से भरी हुई है। हाँ ये तो है। तो उस पर भी मैंने उसके सस्पेंशन टेस्ट करे और इसके सस्पेंशन टेस्ट करे, तो मुझे इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा लगा। एक जगह मैं जनरली क्या सोलो राइड करता हूँ, तो सोलो राइड में मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर लूज कर रखा था ताकि जो भी गड्ढे हो बहुत ही आराम से मैं पास कर सकूं, मेरे को ज़्यादा फील नहीं। हाँ लद्दाख में। बट एक वहाँ पे हिच हाइकिंग करते हुए एक ऐसे दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा प्लीज़ हमको वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। हम लोग जा रहे थे सियाचिन की तरफ, तो जब वो बैठे तो क्योंकि बाइक जो थी बहुत ही मतलब सॉफ्टर सस्पेंशन की सेटिंग में थी, तो वो जैसे बोट होता है हिचकोली खाने लगती है थोड़ा, तो वैसा फीडबैक आने लगा। तो मुझे लगा कि यार जब एडजस्टेबल सस्पेंशन है तो क्यों ना हम इसको उस हिसाब से मतलब पिलियन राइडर के हिसाब से उसको एडजस्ट करें। 1 मिनट उतरे, आराम से रियर सस्पेंशन को थोड़ा टाइट किया और उसके बाद क्या स्मूथ राइड। सस्पेंशन कहीं पे जब सॉफ्ट सेटिंग में था या फिर जो स्टॉक सेटिंग में अगर सस्पेंशन को रखते हैं तो कहीं पे बॉटम आउट हुआ था क्योंकि टफ टेरेन है? बॉटम आउट कहीं भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं इतने सॉफ्टवेयर पे रख रखा था उसको कि यार बिल्कुल टच होने लग जाए। मैंने उसको बिल्कुल जो स्टॉक सेटिंग है उससे थोड़ा सा ही कम कर रखा, थोड़ा सा हल्का रखा था बस। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर पे नहीं रखा था। ये आपकी काफ़ी लंबी ट्रिप थी, मेरे ख्याल से अब तक की सबसे लंबी ट्रिप थी, राइट? बिल्कुल 12 दिन के आसपास की। तो इसकी जो सीट है, सीट के बारे में आपका क्या फीडबैक है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी थी तो आपने बताया था कि पिछले ट्रिप पे आपने जेल सीट यूज़ करी थी। हाँ, तो द रीज़न जेल सीट मैंने नहीं यूज़ की क्योंकि जेल सीट से 2 से 3 इंच की हाइट भी बढ़ जाती है, तो मेरे पैर जो लगना और उससे बाइक का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, और वहाँ टेरेंस आपको तो पता ही ऐसे हैं। तो इस बार आप बिना जेल सीट के गए थे? यस, मैंने कहा कि आई विल ट्राई टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द जेल सीट, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 8 से 9 घंटे भी चलाया तो भी मेरे को ऐसा कुछ थकान फील नहीं हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। और वापस आते टाइम तो मैंने 22 घंटे 40 मिनट इस पे बैठ करके चलाई, जिसमें 5-6 ब्रेक्स लिए होंगे 15-20 मिनट के, लेकिन इस सीट ने कमाल का परफॉर्म किया। क्योंकि सीट की जो चौड़ाई है वो तो काफ़ी सही है, और ये जो एक्चुअली क्या है ना, ये पीछे जो सीट की चौड़ाई है ये हिप्स को बहुत अच्छा कंफर्ट देती है, और जो आगे जो उन्होंने पतला कर रखा है वो इसलिए कि आपके पैर यहाँ तक टच हो और बाइक जो है आपके पूरे कंट्रोल में रहे, मतलब आप बाइक को पूरा आप फील कर सको उस हिसाब से। सो ऑल इन ऑल वेरी अमेजिंग सीट, वेरी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी ये मेंशन किया था कि जो सीट है अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो ऐसी लॉन्ग ट्रिप पे आपको लोअर बैक पे थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सीट अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन इसके बाद थोड़ी होगी। बिल्कुल। तो हल्की सी ये वाली जो सीट है ये मॉडरेट टाइप की है, हो सकता है शॉर्ट राइड में, सिटी राइड में थोड़ी सी हार्ड लगे, बट लॉन्ग राइड ठीक है मेरे हिसाब से। हाईवे पे या फिर जो पहाड़ी रास्ते थे सब जगह मिला के जो हैंडलिंग है, कंट्रोल है बाइक की, वो कैसी थी? अनबैलेंस हो रही थी या कंट्रोल अच्छे थे? तो बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी रही है। जब हाईवे पे मैं 100 के अराउंड क्रूज कर रहा था तो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार बाइक इस बल्कि और बाइक बहुत अच्छे से बहुत ठीक तरीके से बैलेंस होकर के चल रही है और कुछ परेशानी फील नहीं हो रही। लेकिन जब आप जो पहाड़ी टेरेन्स हैं उस पर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इतनी हाई स्पीड पे नहीं चला पाओगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 भी आप चला रहे हो तो बहुत ईजिली हैंडल हो रही है। बाइक बड़ी है और थोड़ी सी हैवी भी है और एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी वाली बाइक है, तो सिटी में जब कभी होते हैं तो ट्रैफिक में मनूवर करना होता है। एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट आने वाला था। तो उस टाइम पे हैंडलिंग कैसी है? मतलब उस टाइम पे इजीली इसको, जैसे अगर पहले आपने जिक्सर चलाई है। एग्जैक्टली अगर आप लो स्पीड पे मनूवर कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे स्पीड 20 से 25 से ऊपर होती है तब आप इसको इजीली मनूवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक जैसे जो होती है या स्पोर्ट्स या नेकेड स्पोर्ट, उसकी तरह आप इसको मनूवर नहीं कर सकते क्योंकि एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी वाली बाइक है। बिल्कुल सिंपल है ना? बिल्कुल वो बात समझ। बट हाँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इतनी बल्कि है और सिटी ट्रैफिक में अगर आपको चलाने में परेशानी होगी तो ऐसा नहीं।
तो क्योंकि आप लद्दाख में इसको लेके गए थे, लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ पे सारा ही हाई ऑल्टीट्यूड है, तो वहाँ पे जब बाइक चली थी तो ऑब्वियसली हाई आरपीएम पे बाइक चल रही होगी, क्योंकि बिल्कुल पावर थोड़ी सी नेचुरली थोड़ी सी कम हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से। तो वाइब्रेशंस वहाँ पे क्या बड़ी थी बाइक की, या जैसे ही सिटी में फील होती है हाईवेज पे फील होती है वैसी थी? वाइब्रेशंस तो आपको थोड़ी फील होगी क्योंकि आप हाई आरपीएम पे चला रहे हो और स्पीड कम है, तो आपको इंजन की साउंड फील होगी और वाइब्रेशंस भी थोड़ी फील होगी। लेकिन अगर आप कहना चाहो कि उस वाइब्रेशन से परेशानी होती है या फिर डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर हाथ में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन हो या ज़्यादा फटीग होता है, तो वो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो वाइब्रेशन का क्या है ना, वाइब्रेशन की डेफिनेशन सबके लिए अलग है, क्योंकि जिन्होंने इंडियन बाइक्स चलाई हैं या और बाइक्स चलाई हैं उनको वाइब्रेशन शायद इसमें ना फील हो, लेकिन जिन्होंने जापानीज इंजन चलाए हैं वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, तो उसके बाद अगर कोई टीवीएस या बजाज या केटीएम चलाता है तो उनको वाइब्रेशन डेफिनेटली फील होगी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। आपने बिल्कुल बहुत सही चीज़ पिन पॉइंट करी। जैसा कि मेरे पास सुजुकी जिक्सर थी, मैं उसको चलाता था तो वो बहुत ही स्मूथ बाइक है, बहुत ही स्मूथ बाइक है। फिर मैं टीवीएस पे आया, मैंने कहा यार टीवीएस ने उतना अच्छा काम नहीं किया। फिर मैंने KTM 390 एडवेंचर चला ली। फिर मेरे को लगा कि नहीं, टीवीएस ने अच्छा काम किया, उससे मच लेसर वाइब्रेशन और बहुत ही ट्यून्ड मेरे को फील होती है कि KTM 390 एडवेंचर के हिसाब से दिस इज बेटर रिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। अच्छा, अब बात करते हैं भाई माइलेज की। हम एक एक करके बात करेंगे माइलेज की हाईवे पे। तो सबसे पहले यहाँ से जब हाईवे पे आप जा रहे थे तो हाईवे पे कितनी माइलेज ये दे रही है टूर पे? हाईवे पे इजीली 32 की माइलेज मुझे ये प्रोवाइड कर 32 kmph। yes. और पेट्रोल कौन सा आप डलवा रहे हो, पावर या नॉर्मल? मैं तो नॉर्मल डला रहा हूँ फिलहाल, नॉर्मल पेट्रोल E20। ठीक है। और माउंटेन्स में हो या लद्दाख में जब आप थे तो वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे पावर थोड़ी सी ड्रॉप होती है और बाइक के आरपीएम हाई होते हैं, तो वहाँ पे माइलेज कितनी मिल रही थी आपको? तो जब भी मैंने ऐसे हायर टेरेन्स पे चलाया है या फिर हायर पासेस पे चलाया है, तो उस पूरे स्ट्रेच में मुझे मिनिमम माइलेज मिली है दैट इज 29 किलोमीटर पर लीटर। और मैक्सिमम मुझे 32-33 की माइलेज मिली है वहाँ पे माउंटेन्स में। क्योंकि माउंटेन में जब आप चढ़ाते हो तो चढ़ने के टाइम थोड़ा सा माइलेज कम भले ही होता है, लेकिन फिर उसके बाद आपको नीचे में तो आना है, उसमें आपका इंजन का जो एफर्ट्स है वो कम हो जाते हैं, तो माइलेज कम क्या ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। सो एवरेज आउट अगर देखें तो 32-33 पहुंच जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि पूरी 3100 किलोमीटर की राइड में कितना माइलेज रहा है, तो मैंने पूरे ओडोमीटर में चेक करके देखा, अप्रोक्सीमेटली 100 लीटर का फ्यूल मैंने फूंक दिया और 31 का माइलेज मुझे ओवरऑल पूरी लद्दाख। तो कोई ट्रिप पे लेके जाना चाहता है तो ये कह सकते हैं कि 28 से 30 की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फ्यूल टैंक जो है ना इसका वो 12.5 लीटर का है, और आप हो लद्दाख जैसी ट्रिप पे जहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई सिटी या गांव नहीं होता है, पेट्रोल पंप्स भी नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पे? तो जैसा कि 12.5 लीटर का टैंक है, इसमें मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई, लेकिन वो एंजाइटी तो हमेशा रहती है क्योंकि वहाँ 100-150 किलोमीटर दूर तक पेट्रोल पंप्स नहीं होते हैं और किसी दूर के गांव में जा करके पेट्रोल मिलते हैं। सो रेंज एंजाइटी हमेशा से रही, मुझे ऐसा फील होता रहा बिकॉज 12.5 लीटर इज़ अ बिट स्मॉलर फ्यूल टैंक। तो मैंने इसमें जो जेरी केन्स हैं 5-5 लीटर के जो जेरी केन्स आते हैं, मैंने दोनों साइड लगा लिए और उसमें फ्यूल कैरी किया। थैंकफुली उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। तो जहाँ तक है कि ईजिली मैं मान के चलता हूँ 300 to 350 ऑन फुल टैंक जो है 300 कहूँगा, 350 नहीं, 300 किलोमीटर्स इन अ फुल टैंक ईजिली मेरे को मिल जा रहा। तो भाई वहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस ट्रिप पे अंधेरे में भी राइड करनी पड़ी, दिन खत्म होने वाला है? तो जब रिटर्न कर रहा था मैं लद्दाख से, जिस्पा से सिस्सू जाते हुए और अटल टनल के बीच में रात का स्ट्रेच पड़ा, तो मैंने उस टाइम पे रात में राइड की थी। तो रात में वैसे तो आपने इसकी जो ऑक्सफोर्ड ट्रक से लगवा रखी है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी जो स्टॉक लाइट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं अगर आप अंधेरे पे राइड कर रहे हो तो? जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख में BRO द्वारा रोड बनाई हुई बहुत अच्छी कंडीशंस में है। तो जो ये हेडलाइट है, हेडलाइट इज़ इनफ इल्यूमिनेटेड कि वो अगर आप 70 से 80 की भी स्पीड चला रहे हो तो आपको दूर तक का ईजिली दिख रहा है। मुझे कहीं ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे मेरी फॉग लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत पड़े। फॉग लाइट जैसा कि आप देख रहे हो मैं सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही यूज़ करता हूँ, वरना इसकी लाइट सफिशेंटली ब्राइट है और मुझे कोई परेशानी ऐसी फील नहीं हुई इसको चलाने में। भाई अब रिलायबिलिटी वाली फैक्टर पे बात करते हैं, क्योंकि TVS है तो लोगों को ये काफ़ी डाउट है कि ये रिलायबल है या नहीं है।
ऐसी लंबी लद्दाख जैसी ट्रिप के लिए। मैंने भी एक वीडियो में देखा है, एक बंदे ने नेपाल राइड करी थी इस बाइक से, TVS RTX 300 से। तो उनका कहना था कि वाइब्रेशंस जो हैं उस बाइक में, उसकी वजह से जो ड्रेन नट होता है, जो नीचे होता है यहाँ पे इसके, जो ड्रेन नट नीचे होता है, वो थोड़ा सा हल्का सा लूज हुआ था, जहाँ से बहुत ही थोड़ा सा ऑयल वहाँ से रिस रहा था, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लीक हो रहा था, इंजन ऑयल। तो आपकी बाइक में इस ट्रिप पे कभी ऐसा आपने फील किया वापस आके कि जो नट्स हैं ओवरऑल बाइक में, बोल्ट्स हैं, वो कहीं लूज हुए हैं कहीं पे भी, या वाइब्रेशंस की वजह से? तो एक्चुअली ऑनेस्टली मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि मैंने प्रॉब्लम्स फेस की। पहली बात, मैं आपकी बात को क्लियर कर दूँ कि जैसे कि वो जो आपने जो वीडियो देखी और वो नेपाल तक लेकर के गए उस बाइक को, तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज मैं डेली मॉर्निंग उठ करके अपनी बाइक का एक पूरा चेकअप करता था कि यार कहीं से कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में जा करके मैं फंस जाऊँ। सो मेरे साथ ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ कि जो ड्रेन नट होता है जो इंजन का, या कोई भी नट बोल्ट में पूछा, कोई भी नट बोल्ट होता है, तो वो ऐसा कुछ मेरे में नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो ये मैंने बैश प्लेट लगाई है, ये वाइब्रेशंस की वजह से ये नट्स जो होते हैं थोड़े से ढीले हो गए। मेरे साथ इंजन ऑयल जो ड्रेन बोल्ट होता है उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो इंजन बैश प्लेट है इसके साथ ऐसा हुआ। तो जो कि एक्सेसरी का पार्ट है ना? बिल्कुल, जो कि एक्सेसरी का, लेकिन बाइक की जो ओरिजिनल नट एंड बोल्ट्स है उनमें कुछ नहीं हुआ, एक्सेसरी वाले ढीले हुए हैं। बिल्कुल। और उसके लिए हमेशा एक किट रेडी रहती है कि एलन की से मुश्किल 1-2 मिनट में टाइट कर लिया। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आई, जो बाइक की अपनी विदाउट एक्सेसरी की बात ना करूं, सिर्फ स्टॉक बाइक की बात करता हूं, तो एक जगह मेरे साथ ऐसा हुआ नुब्रा वैली में कि जब मैं कोल्ड स्टार्ट तो ईजिली हो गई, बट जब उसको मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन ले ही नहीं रही। मतलब वो 2000 से 3000 RPM पे आइडल कर रही है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रही। तो मेरे को ये समझ नहीं आया हुआ क्या। तो पहली बात तो ये है कि हम बहुत ही रिमोट रीजन में हैं, और तो उस टाइम पे कोई इंजन लाइट वगैरह या चेक लाइट वगैरह आ रही थी वहाँ पे? इनिशियली जब ऐसा हुआ तब कोई इंजन लाइट नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद, मुश्किल से 2-3 मिनट मैंने कहा कि आइडल छोड़ देते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए। 2-3 बाद इंजन लाइट ऑन हो गई। तो इंजन लाइट ऑन होने के बाद जो मन में आया है कि यार अभी तो कि मैंने TVS क्यों ले ली, और मतलब अभी तो अराउंड 3-4 दिन ही हुए हैं और हमको जाना है उमलिंगला, और ये स्टार्टिंग के 3-4 दिन थे आपके? स्टार्टिंग का स्ट्रेच था ये। मतलब अगर हम चलो वापस आ रहे होते तो ठीक है यार, इतना सब कुछ कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। लेकिन अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है। सो आई वॉज वेरी मच वरीड। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, ऑफ करते हैं और इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ऑफ करके ऑन किया, स्टार्ट करी बाइक को, और स्टार्ट करने के बाद 1 मिनट उसको छोड़ दिया, बाइक पे बैठा और चलाने लगा, और फिर पावर वापस आ गई। मतलब एक्सीलरेशन अच्छे से काम कर रहा है और अब बाइक आगे बढ़ रही है, सारा कुछ सही है, लेकिन इंजन लाइट नहीं गई। तो मुझे यही लगता रहा कि यार कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं है, पता चले आगे। मतलब अभी तो फिलहाल क्योंकि मैं होम स्टे से निकल रहा हूँ, अपने होटल से निकल रहा हूँ, और यहाँ तो ठीक है कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मान लो हम ऐसे रीजन में है जहाँ चारों तरफ 100 किलोमीटर आगे पीछे कुछ नहीं है, तो ऐसी जगह कुछ ना हो जाए। और ये बाइक को जब 5 मिनट चलाया मैंने, तो इंजन लाइट अपने आप चली गई। इसके अलावा इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। 1-2 जगह जब मैं पहाड़ों पे चल रहा था, तब अब आप कहोगे कि यार पहाड़ों पे चल रहा था तो मैंने क्रूज कंट्रोल लगाने की कोशिश की, लेकिन आप कहोगे यार पहाड़ों पे क्रूज कंट्रोल क्यों लगा रहे थे? ऑब्वियसली भाई, मैं भी बोलूंगा। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा सीधा स्ट्रेच था, और क्योंकि हम पहाड़ों की थोड़ी वैली में चल रहे थे, वैली एरिया में, तो मैंने कहा यार 70-80 पे लगा लेते हैं। तो वहाँ पे 1-2 जगह क्रूज कंट्रोल एरर आया, लेकिन फिर मैंने बाइक को साइड लगाई, बाइक का स्विच ऑफ किया, फिर से ऑन किया, फिर से चलाई, और वो ठीक। तो 1 या 2 जगह ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर रिलेटेड नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर रिलेटेड ग्लिचेस इसमें थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इसके अंदर जो बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल रहा है वो मैकेनिकल नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल बाइक्स में आता था मैकेनिकली होता था वो। इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि जब अप शिफ्ट करते हैं उस टाइम पे वो या तो लैग उसमें थोड़ा सा होता है, थोड़ा डिले होता है, या उसमें अप शिफ्ट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है। तो आपने कभी ऐसा फील किया है? लैग तो मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है ये। मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ। और जहाँ तक है, तो आप नॉर्मली क्लच दबा के शिफ्ट कर रहे हो या आप यूज़ कर रहे हो? मैं जनरली हाईवेज पे होता हूँ और हाईवेज पे क्रूज कर रहा होता हूँ, और कहीं स्पीड कम ज़्यादा करनी होती है तो मैं जनरली क्विक शिफ्टर का यूज़ कर लेता हूँ।
लेकिन जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने क्लच से सारी चीज़ों को यूज़ करूँ, बिकॉज दिस बाइक इज़ वेरी न्यू टू मी और मुझे आदत फ़िलहाल अभी उसी पुराने क्लच सिस्टम की है। तो 10,000 इस बाइक के अब कंप्लीट हो चुके हैं किलोमीटर। वाइब्रेशंस में, इंजन की रिफाइनमेंट में कुछ चेंजेस आपको फील हुए हैं अब पहले के कंपैरेटिवली? वाइब्रेशंस तो कहूँगा कि लगभग अभी भी उतने ही हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, एक बार ओवरऑल कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। सीट की तो हमने बात कर ली है, सीट का आपने बता दिया। ओवरऑल कंफर्ट लॉन्ग ट्रिप पे कैसा रहा? जैसे कि ये जो पोस्चर है, ये थोड़ा सा फुट रेस्ट जो है, फुट पैक जो है थोड़े से पीछे की साइड है। हाँ। तो इसमें क्या नी क्रैम्प्स वगैरह हुए हैं इस ट्रिप पे आपको? नी क्रैम्प्स अगर आप मतलब लगातार चल रहे हो 2 से 3 घंटा और सेम पोस्चर में हो तो आपको फील होगा कि नी पे थोड़ा सा क्रैम्प्स आ रहे हैं या फिर मतलब बॉडी थोड़ा सा फील हो रही है कि थक गई है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कुछ एक्सेसरीज हैं, उसका फायदा ये होता है कि मैं कभी कभी पैर ऐसे रख लेता हूँ और क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया और अपना सीधे चल रहा है। अच्छा, तो और कभी कभी सैडल भी हो जाते हैं? कभी कभी सैडलिंग हो जाती है, अपना आराम से उठ करके आप चल रहे हो तो मजा आता है। सैडलिंग का कंफर्ट कैसा है इस बाइक पे? ऑफ रोड वगैरह में जैसे सैडलिंग करी होगी आपने? जो स्टॉक सैडलिंग का जो पोस्चर है वो मैं कहूँगा कि सैडलिंग के हिसाब से नहीं बना रखा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो, जो मेरी पोजीशन देख रहे हो सैडलिंग की, ये दिस इज ड्यू टू द हैंडल बार राइजर्स। अगर मान लो हैंडल बार राइजर्स नहीं होते तो थोड़ा सा और नीचे होता। तो सैडलिंग के लिए मेरे को लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी जो आपको लगवा लेनी चाहिए, खासतौर से जब आप एडवेंचर टूरिंग कर रहे हैं। और स्टॉक में जो सैडलिंग का पोजीशन है इज नॉट वेरी गुड। दूसरी मैं चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ कि विंडशील्ड जो है इसकी वो उतनी टॉल नहीं है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से विंड बफेटिंग आपको आती होगी हाईवे पे, हाई स्पीड्स पे? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो विंड बफेटिंग रहती है। रिलायबिलिटी की बात करते हैं अब। तो आप अभी लद्दाख ट्रिप से आए हो, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपका इसकी रिलायबिलिटी को लेके, तो अगर आपको अभी आज शाम को अगर निकलना पड़े स्पीति की ट्रिप के लिए, तो क्या ये बाइक इतनी रिलायबल है कि आप इसको लेके जा सकते हो ऐसे ही बिना सर्विस सेंटर जाए या बिना किसी टेंशन के इसको लेके जा सकते हो? रिलायबिलिटी के मामले में मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा टीवीएस को लेकर के, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंसर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू आए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा लंबा लेकर के जाना है इसको, तो प्लीज़ आप एक बार सर्विस सेंटर विजिट करें और उसको एक बार चेकअप करा लें, चाहे कूलेंट लेवल, सेंसर्स, क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि इसको ले जा सके। बट सेंसर बेस्ड कुछ ना कुछ इश्यूज, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा मेरे को लगता है इसके साथ रहता है। तो आउट ऑफ 10 रिलायबिलिटी को आप कितना रेट करना चाहोगे? मैं इस बाइक को 10 में से 8 देना चाहूँगा। आप इसको कभी भी किसी भी जगह ले जाने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच करके तब ले करके जाएं। 3000 किलोमीटर की आपकी ये ट्रिप थी लद्दाख की। तो लद्दाख ट्रिप में बाइक की काफ़ी सारी इश्यूज़ निकल के आ जाते हैं, काफ़ी सारे खर्चे आ जाते हैं, जैसे ब्रेक पैड वगैरह घिस जाते हैं। तो आपकी बाइक में ऐसा आपको लगा है कि ब्रेक पैड वगैरह दोबारा रिप्लेस या चेक कराने की ज़रूरत है? अभी ब्रेक पैड तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आगे वाला ब्रेक पैड इज अभी है पूरे वेरी गुड। अच्छा, और एटलीस्ट 50% कह सकते हो आप, 50% है। और ये बाइक पूरी फाइबर है ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स में फाइबर के हैं। तो फाइबर में जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं उसके अंदर कहीं पे रैटलिंग वगैरह या उसमें कोई नॉइस वगैरह आनी शुरू हुई? नहीं, इसमें कोई भी मतलब टीवीएस ने इतना तो किया है कि रैटलिंग की नॉइस कहीं से नहीं आ रही। थोड़ा सा ये कहूँगा कि बिल्कुल जो कॉर्नर्स हैं इसके सारी चीज़ों के, वो बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फिनिश नहीं है, लेकिन स्टिल इतना लंबा चलाने के बाद कोई रैटलिंग नॉइस या फिर कहीं कुछ स्क्रू ढीले हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10,000 किलोमीटर इस बाइक के कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसमें आपने कितनी सर्विस करा ली इस बाइक की? अभी तक टोटल 2 सर्विस हो गई है और जो नेक्स्ट सर्विस ड्यू है इस अप्रॉक्सीमेटली 13,500 किलोमीटर के आसपास होना। अच्छा, तो 2 सर्विस का जो खर्चा है, पहली सर्विस का और दूसरी सर्विस में क्या क्या एक्सपेंस आया था, कितना खर्चा हुआ था? अगर अप्रॉक्सीमेटली जितना मुझे याद आ रहा है तो पहली सर्विस और दूसरी सर्विस मिला करके 2 से 2,500 के बीच में आप मान सकते हो। 2 सर्विस 5,000 के अंदर तो हो गई। सर्विस सेंटर पे जो स्टाफ है या सर्विस सेंटर पे जो सर्विस वो दे रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है? बिहेवियर हो गया या काम जो करते हैं, प्रोफेशनलिज्म है? मैं अपनी जो बाइक की सर्विस कराता हूँ दैट इज़ फ्रॉम द पटपड़गंज, और पटपड़गंज का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है। बिकॉज मतलब जो भी आप शेड्यूलिंग कराओ अपनी सर्विस की, अपनी बाइक की सर्विस अगर आप शेड्यूल करो, आप अपॉइंटमेंट लो और आपको बाइक मिलने तक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड अच्छी सी सर्विस करते हैं। और टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम ले करके और बाइक को अच्छे से करते हैं वो।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टीवीएस के साथ, टीवीएस पटपड़गंज के साथ, तो बहुत ही अच्छा रहा है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे सर्विस सेंटर के लिए नहीं है, बिकॉज मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे सर्विस सेंटर पे भी उनका फीडबैक अच्छा नहीं रहा। तो भाई एक बार सम अप कर दो कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए और किन लोगों को ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बाइक्स में लुक्स पसंद है, अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बाइक को देखें और पूछें यार कौन सी बाइक चला रहे हो, तो डेफिनेटली दिस वन इज अ बाइक फॉर यू। ये तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि इसके जो लुक्स हैं, जो ये बाइक दिखती है, रोड प्रेजेंस जो इसकी है वो बहुत कमाल की है और इस बजट में है। 2.5 लाख 2,60,000 के आसपास की जो ये बाइक है, तो इस बजट में ये बहुत ही कमाल दिखती है। बिल्कुल। और अगर आपको चाहिए कि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो वैल्यू फॉर मनी, तो उसमें ये बाइक बहुत ही अच्छा आपके लिए सारी चीज़ें लेके आती हैं। इतने सारे फीचर्स लोडेड हैं, मेरे को लगता नहीं है कि टीवीएस के पास अब कुछ इसके बाद रह गया था इसमें डालने के लिए। तो आई गेस दिस इज फीचर लोडेड, वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड बाइक एट दिस प्राइस सेगमेंट। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इसको लेकर के मैं सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर करूंगा, तो दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप सोचते हो कि मुझे बिल्कुल फाइन ट्यून जापानीज़ टाइप का, जैसे होंडा का या फिर सुजुकी का इंजन है, यामाहा का इंजन है, वैसा फाइन ट्यून इंजन मिल जाए, तो आई थिंक दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे बिल्कुल प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है और मैं ट्रेल्स पे चलना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल लाइट वेट बाइक चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द बाइक फॉर यू। क्योंकि एडवेंचर टूरर है। बिल्कुल। टूरिंग पे जो, या फिर हम सिटी में नॉर्मली कहीं पे ख़राब रास्ते आते हैं जो इंडिया में कहीं पे भी आ जाते हैं, उनके लिए ठीक है। बिल्कुल। और तो आपने इस पे 10,000 किलोमीटर पूरे कर दिए हैं, जो आपने पैसा खर्च किया है इस पे, बाइक पे, सर्विस पे, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको आप क्या रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10? मैं आउट ऑफ 10 इसको 9 देना चाहूँगा, जैसा कि इसने अभी तक मेरा साथ निभाया है और इसके साथ अभी तक की जो भी जर्नीज मैंने कंप्लीट की है, 9 आउट ऑफ 10 फॉर मी। मतलब पैसा वसूल चीज़ है। पैसा वसूल। तो ये था दोस्तों ओवरऑल एक्सपीरियंस निखिल भाई का लद्दाख ट्रिप से आने के बाद और 10,000 किलोमीटर करने के बाद। इसका हमने डिटेल ओनरशिप रिव्यू भी करा था 5,000 किलोमीटर पूरे होने के बाद। वो अगर आप देखना चाहते हो वो भी चैनल पे है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस बाइक में काफ़ी सारी लोडिंग्स हैं, तो निखिल भाई से हम जानेंगे कि लोडिंग्स में क्या क्या एक्सेसरीज उन्होंने लगाई है, तो वो अगली वीडियो उसके बारे में होगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। इस वीडियो में कोई पॉइंट्स अगर मिस हो गए हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं या निखिल भाई दोनों में से कोई भी उसका रिप्लाई कर देगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही होगी। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।